आज हम करेंगे कविता फसल। फसल कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, पर साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, ध्यान से सुन लो एक दो लाइन में, फिर लाइन बाय लाइन जब मैं पढ़ूंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से सुनो। देखो, इस पूरी कविता में फसल कैसे उत्पन्न होती है ये तो खैर आप सबको पता होगा, लेकिन किस किस के योगदान से ये फसल उत्पन्न होती है ये अब आपको मैं इस कविता में बताने वाला हूं। जानते आप पहले से हो, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूं कुछ इस तरह से। देखो, फसल को उगाने के लिए वैसे तो बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किन किन चीजों का? नदियां। नदियां नदियां किस तरह की नदियां? एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों नदियां का जो पानी होता है ना वो फसलों में लगता है। मतलब अब फसल एक तो है नहीं, किसी एक खेत के लिए तो चाहिए नहीं, ऐसे ना जाने कितने खेत हैं पूरी दुनिया में, और उन पूरे खेतों के लिए कितनी नदियों का जादू लगेगा तब जाकर ये फसल उत्पन्न होगी। नदियों का पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है इन फसलों के लिए। और इसके साथ साथ हाथों का स्पर्श भी चाहिए। किसकी? किसान के हाथों का स्पर्श। अगर किसान के हाथों का स्पर्श उसे नहीं मिल पाया, उसकी देख रेख नहीं हो पाई, तो फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ मिट्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है ना वो तय करता है कि कौन सी फसल उगेगी और कब उगेगी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी के साथ साथ किरणें, हवा, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका फसल को उगाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आगे देखो, मतलब अब मैं कविता पढ़ूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। देखो, कवि कहते हैं कि ये कोई एक चीजें नहीं चाहिए, मतलब कोई नदियों का एक नदी नहीं चाहिए, एक मिट्टी नहीं चाहिए, एक किसान नहीं चाहिए, ऐसे न जाने कितने लोग लगते हैं, कितनी नदियां लगती हैं, कितनी मिट्टियां का योगदान होता है, तब जाकर अलग अलग टाइप की फसल अलग अलग खेतों में उग पाती है। इसी के बारे में ये पूरी कविता है। देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू लगता है तब जाकर फसल उत्पन्न होती है। पानी का जादू लगने का मतलब पानी का असर लगता है तब जाकर वो फसल उत्पन्न हो पाती है, बड़ी हो पाती है। और देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब कोई एक नहीं, कोई दो हाथ नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों, कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों, तो लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श लगता है। और गरिमा का मतलब होता है गर्व, मतलब अपने गर्व के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी मेहनत दिखाता है, तब जाकर ये फसल उत्पन्न हो पाती है। मतलब एक या दो नहीं, लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श का महत्व चाहिए तब जाकर वो फसल उत्पन्न होती है। ऐसे ही एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मतलब एक या दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का स्वभाव लगता है। गुणधर्म का मतलब होता है स्वभाव, यानी हजारों खेतों की मिट्टी का स्वभाव चाहिए तब जाकर वो अलग अलग तरह की फसल उत्पन्न हो पाती है। क्योंकि मिट्टी का स्वभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह की मिट्टी में हर तरह की फसल नहीं उगाई जा सकती, और कुछ मिट्टियां ऐसी भी होती हैं जिनमें फसल उत्पन्न ही नहीं होती। तो मतलब मिट्टी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ये बताने की कोशिश की है किसने? कवि ने। ऐसे ही आगे देखो बच्चों, कवि का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे का जो पैराग्राफ है ना, उसमें भी हम कुछ कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। मतलब क्या कि फसल को उत्पन्न करने में किन किन चीजों का योगदान होता है, और वही चीजें दोबारा रिपीट होंगी ज्यादातर जो अभी अभी हमने पढ़ी है। वो कौन कौन सी हैं वो पढ़ते जाइएगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। देखो, फसल क्या है, कवि प्रश्न पूछता है कि फसल एक्चुअल में है क्या, और खुद ही अपने प्रश्न का जवाब देता है। क्या कहता है? और तो कुछ नहीं है वह, वो फसल और तो कुछ नहीं, बल्कि नदियों के पानी का जादू है वह। हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये वाली बात कि नदियों के पानी का जादू लगता है तब जाकर फसल उत्पन्न होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों का स्पर्श लगता है, महिमा मतलब महत्व, हाथों के स्पर्श का महत्व लगता है किसके? किसान का, तब जाकर वो फसल उत्पन्न होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। अभी तक हमने पढ़ा कि मिट्टी का गुणधर्म होता है, यानी अलग अलग मिट्टी के अलग अलग स्वभाव होता है। गुणधर्म मतलब स्वभाव, तो अलग अलग मिट्टी का स्वभाव अभी हमने पढ़ा था पिछले पैराग्राफ में। अब की बार नाम लिख दिए मिट्टी के, क्या सी मिट्टियों के नाम लिखे कि भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, ये अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, तब जाकर उसका जो स्वभाव होता है वो अलग अलग फसल पर काम कर पाता है। कहने का मतलब वही कि क्या
कि अलग अलग मिट्टी का स्वभाव अलग अलग फसल उत्पन्न करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आगे देखो, अगली जो दो लाइनें हैं ना, ये अब हम पहली बार पढ़ेंगे। ये तो हम पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ चुके थे। क्या क्या? जैसे नदियों का, हाथों का, मिट्टी का, इस चीजों के बारे में सब कुछ हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा रिपीट किया है अलग शब्दों में। अब ये जो दो लाइन है ना आखिरी की, ये दो लाइन थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी नई भी चीज आई है। नई चीज क्या? जैसे सूरज की किरणें आई हैं और हवा की थिरकन आई है। ये यानी हवा और किरणें, जिसके बारे में मैं शुरू में बता चुका हूं, लेकिन पढ़ हम पहली बार रहे हैं। देखो क्या कहा है कवि ने कि रूपांतरण है सूरज की किरणों का। क्या? फसल। फसल दरअसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब अपना रूप बदल लेती है वो। क्या? किरणें। किरण यानी सूरज की किरण अपना रूप बदलकर फसल में उत्पन्न हो जाती है। बस यही है फसल। मतलब कहने का सिर्फ यही था जो अभी हमने बताया था। क्या? कि फसल को उत्पन्न करने के लिए सूरज की किरणों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी वो भी अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्या? सूरज की किरणें वो अपना बदला हुआ रूप ही फसल में छोड़ देती है। बस आगे देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब कि हवा पूरी सिमट कर कहां जाती है? फसल में समा जाती है। फसल में समा जाती है और फसल उत्पन्न हो जाती है। किसकी वजह से? हवा की वजह से। अब यहां यह कहने का मतलब यह था कि हवा कितना बड़ा योगदान निभाती है। किसके लिए? फसल को उत्पन्न करने के लिए। अगर वो हवा उसके आसपास ना नाचे, मतलब हवा नाचती हुई तो आती है फसल में, तो वो नाचती हुई जब वो अगर वो ना नाचे फसल के आसपास, तो फसल उत्पन्न ही ना हो। मतलब अगर हवा ही नहीं हो तो फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ ये आखिरी लाइन में बताया था कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमट कर, संकोच, संकुचित होकर, संकुचित मतलब कंप्रेस होकर अपने आप को वो कंप्रेस कर लेती है, संकुचित कर लेती है और सिमट जाती है और वो फसल में समा जाती है। वो फसल, वो हवा नाचती हुई उस फसल में समाती है, तब जाकर फसल उत्पन्न हो जाती है। अर्थात फसल में हवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी बातें इस कविता में हमने पढ़ी। लेकिन आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो चीजें और मिलेंगी। इस कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन, मतलब जो मुझसे आपने सुना वो आपको लिखित में चाहिए, रिटन में चाहिए, तो वो भी मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको बाद में शायद चाहिए होगा। इसके अलावा इसका जो पहला पार्ट है ना, यह है दंतुरित मुस्कान, अगर वो भी नहीं पढ़ा तो वो भी आपको मिलेगा। कहां? ये सारी चीजें, ये जो पांचों चीजें मैंने बताई है ना, ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेगी। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक ही लिंक पर आपको देखने को इस तरह से मिल जाएंगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा है। और अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए किसान के, बी व्यापारी के, सी कवि के, डी जनसाधारण के। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसान के। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा है? आपके ऑप्शन ए, मिट्टी के गुणों को, बी मिट्टी की नमी को, सी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, डी मिट्टी के धर्म को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने संधली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने संधली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? ऑप्शन ए, मिट्टी के लिए, बी फसल के लिए, सी पानी के लिए, डी वायु के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिट्टी के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन ए, कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, बी पत्थर का गलना, सी पत्थर बनना, ऑप्शन डी पत्थर से पानी बनना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको एक ही पेज पर A to Z सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस लिंक को जरूर देखना। और अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।